अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है। एक ही दिन में रिकॉर्ड 153 अफराद जान से चले गए। मामला हाथ से निकलता जा रहा है। हुकूमत को मुतहरिक होना पड़ेगा। सियासी महाज पर तो मौलाना फजल रहमान एक बार फिर मुतहरिक हो चुके। आज फिर उन्होंने हुकूमत को साफ साफ कह दिया कि 18वीं तरमीम और NFC में छेड़छाड़ नामंजूर। रही बात हाथ से निकलने की, तो हुकूमत नवाब अख्तर मैंगल को मनाने की ख्वाह है ताकि मामला कहीं हाथ से ना निकल जाए। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुलकर कह दिया कि वज़ीर आज़म 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके। ऐसे में मुराद सईद कब चुप रहने वाले थे, वो भी खुलकर कह गए कि पीपल्स पार्टी खुद कुछ करती है न दूसरों को करने देती है। लेकिन खित्ते में बहुत कुछ हो रहा है। भारत चीन से सरहदी तनाज़े छेड़ने के बाद मुसलसल मुश्किलात के नरगे में है। क्या खित्ते में जंग का खदशा है? ये है वो मौज़ूआत जिन पर आज के इनसाइट में बात होगी। प्रोग्राम में आज गुफ्तगू होगी। हमारे साथ ज्वाइन करेंगे सईद गनी साहब, सूबा सिंध के वज़ीर भी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। हमारे साथ होंगे इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, सीनियर वकील। इंडिया वाले मामले पे, जो चाइना और इंडिया के मामले में, लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम हमें ज्वाइन करेंगे। और नेपाल का जो नक्शे वाला मामला है, उसके लिए हमारे लिए स्पेशल मेहमान है, नेपाल से उनका ताल्लुक है, डॉक्टर कृष्णा उपाध्याय, लंदन में रहते हैं लेकिन हमें ज्वाइन करेंगे इस इशू पे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा सईद गनी साहब से। मेरे साथ मौजूद हैं अभी सईद गनी साहब। सईद गनी साहब सिंध के सूबाई वज़ीर भी हैं, वज़ीर तालीम भी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सईद गनी साहब से गुफ्तगू होगी इमरान खान के दौरे कराची, यानी वो सिंध में भी आए, कराची भी आए, लाड़काना भी गए, उस पर भी बात होगी। वहाँ पे उन्होंने 18वीं तरमीम के हवाले से कहा कि उसके बाद जो सूबे के वज़ीर आला हैं वो डिक्टेटर बन गए हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वफाक को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। कोरोना की मिसमैनेजमेंट पे भी उन्होंने कहा कि वफाक का बड़ा हिस्सा है, हमें पैसे भी नहीं देते। इसके जवाब में मुराद सईद साहब ने एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम लगाया। उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी ना खुद काम करते हैं ना करने देती है। इसी इशू पर गुफ्तगू करेंगे सईद गनी साहब से। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। सईद साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी आए, उन्होंने भी कुछ बातें की, वज़ीर आला को डिक्टेटर कहा। फिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुराद सईद ने भी कहा कि आप लोग ना काम करते हैं ना करने देते हैं। क्या ये वाकई ऐसी सूरत हाल है? देखिए, मुराद सईद साहब को तो खैर हम किसी गिनती में नहीं देते हैं। उनको तो रखा इस काम के लिए हुआ है कि आप बदतमीजी करो और बेतुकी बातें करो। लेकिन वज़ीर आज़म साहब सूबा सिंध आए, बड़ी अच्छी बात है कि कोई 3.5-4 महीने बाद जब से कोरोना की वबा मुल्क में फैली है, वो बाकी सूबों में गए लेकिन सूबा सिंध आने की उन्होंने जहमत गवारा नहीं की। और GB भी नहीं गए जहाँ चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक नून लीग से है। आज़ाद जम्मू कश्मीर भी नहीं गए जहाँ की वज़ीर आज़म का ताल्लुक MLN से है। तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये बात साबित करने की कोशिश की कि वो सिर्फ शायद उन्हीं इलाकों को अपनी वज़ारत अज़मा के नीचे समझते हैं जहाँ पर उनकी या उनके इत्तेहाद की हुकूमत है। बाकी इलाकों को उन्होंने इतनी अहमियत नहीं दी। लेकिन बहरहाल 3.5-4 महीने बाद ही जब आए तो महसूस हुआ कि शायद वो अपने किसी निजी दौरे पे थे या अपने किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आए थे, वज़ीर आज़म के तौर पर नहीं आए थे। उन्होंने अगर मुलाकात जमात के लोगों से की या अपनी जमात के जो इत्तेहादी कुछ लोग हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कोरोना के इशू पर कोई ब्रीफिंग नहीं ली। चीफ सेक्रेटरी से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, चीफ मिनिस्टर से कोई बात नहीं की। कराची में PIA का बदनसीब हादसा एक हुआ जिसमें 100 के करीब लोग बेचारे शहीद हो गए। उनकी फैमिलियों से ताज़ीब तक नहीं की, उनसे बात नहीं की। लेकिन बहरहाल उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना ज़्यादा मुनासिब समझा, शायद उनकी तरजीह थी, उन्होंने की। लेकिन इससे हटके जो बातें उन्होंने कही, जिसका आपने तस्करा किया है कि उन्होंने कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो चीफ मिनिस्टर हैं वो डिक्टेटर्स बन गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को इख्तियारात मिले हैं वो सिर्फ सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर को नहीं मिले हैं। इस मुल्क के तमाम सूबों के वज़ीर आला के पास वही इख्तियारात हैं जो सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर के पास है। और ये बात भी बहुत ज़रूरी है बताना कि 18th अमेंडमेंट से सिर्फ सूबों को डेवोल्यूशन नहीं हुई थी। 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान की जो पार्लियामान है, जो पार्लियामेंट है, उसको इख्तियारात मिले थे। 18th अमेंडमेंट के बाद जो पाकिस्तान के लोगों का मुंतखब वज़ीर आज़म होता है वो बाख्तियार हुआ था। वो अलग बात है कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर इमरान खान साहब फायज हो गए लेकिन उन्हें अपने इख्तियारात का नहीं पता। अगर चीफ मिनिस्टर डिक्टेटर हो गया है तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी डिक्टेटोरियल पावर्स के साथ बैठा हुआ है। फिर पार्लियामेंट के बाद भी शायद आप कह सकते हैं कि डिक्टेटोरियल पावर्स हैं। ऐसा नहीं है। जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, जो
सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसको बाख्तियार होना चाहिए। अच्छा सईद गनी साहब, अब अपोजिशन की भी ज़रा बात कर लेते हैं ना। अपोजिशन, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो PMLN वाले हैं। PMLN में बीमारियां भी, कोरोना भी बड़ा फैला हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी जो अब लग रहा है ना कि सामने जो चीज़ है, पीपल्स पार्टी आ गई है कि सूबे में तो आप लोग हैं ही हैं, लेकिन अब वफाक की सतह पे भी आप लोग ही अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान एक दफ़ा फिर मुतहरिक हुए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन को जोड़ें। उधर से अख्तर मेंगल के भी आपने देख लिया। तो क्या पीपल्स पार्टी अब वफाक में भी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी? देखिए, कौमी असम्बली में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है वो अपोजिशन में जिस जमात की अक्सरियत होती है उसका होता है, और PMLN के पास चूंकि नंबर्स असम्बली में ज्यादा हैं तो यकीनी तौर पर उनका हक बनता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदे पर जो शख्स फाइज हो सिर्फ वही हुकूमत की मुखालफत कर सकता है और दीगर नहीं कर सकते हैं। ये फैसला तो असम्बली के मेंबर्स को करना है, इस मुल्क के लोगों को करना है कि कौन अवाम के इशूज पर वहाँ ज्यादा बात कर रहा है, कौन हुकूमत के खिलाफ जो हुकूमत की ज्यादतियाँ हैं, जो गलत मुआशी पॉलिसियाँ हैं, जो कोरोना पर मिसहैंडलिंग हुई है या जो और ज्यादतियाँ हो रही है, महंगाई हो रही है, उस पर सबसे ज्यादा कौन बात कर रहा है। तो वो मेरा ख्याल है कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जब से असम्बली में आए हैं और जब उन्होंने असम्बली में तकरीर की है, उनकी तमाम तकारीर को जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो तजिया निगार हैं, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया है और वो समझते हैं कि बड़ी मेच्योरिटी के साथ उन्होंने इशूज को रेज किया है। तो फाल बहरहाल बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, लेकिन अब जाहिर है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा PMLN का हक है, उनके हिस्से में है, वो उन्हीं के पास रहेगा। और शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, हमें तो खुशी होगी कि अगर वो भी इसी तरह फाल होकर अपोजिशन का किरदार अदा करें। सईद गनी साहब, अब कोरोना की भी बात करनी चाहिए। कोरोना बेकाबू हो रहा है, जिस तरह हलाकतें अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। 153 का अब 153 इज़ अ ह्यूज नंबर। सिंध में भी 48 हलाकतें हुई हैं। अब ये चैलेंज हमारे हाथ से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो भी क्रम्बल होने की तरफ है। लोगों को हॉस्पिटल्स में अब उस तरह की सहूलतें नहीं मिलेंगी। पीक पहले जो मई में कहा था, अब जून, अब जुलाई अगस्त की बात हो रही है कि पीक ने अभी आना है। ब्राज़ील की सूरत हाल हमारे सामने है, वहाँ पर भी 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस हो गए। तो पाकिस्तान कैसे कोप करेगा इससे? अब वे आउट हम सबको सोचना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा इससे। देखिए, ये बड़ी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती है, हमारी बदनसीबी है कि इतने बड़े इशू पर जब हम देख रहे थे कि सूरत हाल खराब हो सकती है और हम सब महसूस भी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने शायद उस अंदाज में या तो उसको संजीदा नहीं लिया या फिर इंटेंशनली, क्योंकि सिंध हुकूमत को वो थोड़ा सा ख़राब करना चाहते थे लोगों की नज़रों में, तो उन्होंने सिंध हुकूमत के बिल्कुल टोटल अपोजिट जाकर एक स्टांस लिया और वो नैरेटिव बिल्ड किया। अब उसका नुकसान शायद सिंध हुकूमत को पता नहीं कितना हुआ होगा, पीपल्स पार्टी को कितना हुआ होगा, लेकिन इस मुल्क के आम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि कोरोना से इस वक्त जो भी सूरत हाल डेवलप हो रही है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत ऊपर जा रहा है। और अल्लाह ताला रहम करे, जिस तरह से हमारी नंबरिंग ऊपर जा रही है, मुझे तो लगता है कि एक वक्त आएगा शायद हम सबसे टॉप पर होंगे और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक इस वबा का सामना नहीं कर सके, उनके कलेप्स कर गए पूरे जो हेल्थ का निज़ाम था। तो हमारा जो हेल्थ का सिस्टम जो पहले ही इनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर है, वो कैसे सस्टेन करेगा और सर्वाइव करेगा। तो ये टोटली मिसहैंडलिंग की है वफाकी हुकूमत ने, और मैं तो समझता हूँ कि शायद इंटेंशनली की है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के बुग्ज में की है और ये सोचे समझे बगैर की है कि इसका नुकसान इस मुल्क के लोगों को कितना हो सकता है। अब भी मैं ये समझता हूँ कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब की वो ईगो ख़त्म हो जाए जिसमें उन्होंने लॉकडाउन को बहुत बुरा भला कहा था और लॉकडाउन के 10,000 नेगेटिव जो रीजन थे वो बताए थे, वो उससे निकल आए तो कम से कम हमारे मुल्क के लोगों की जान बचाने के लिए कोई ऐसा फैसला करें। इसमें हार और जीत किसी की नहीं होती है, और जो फैसला वो करें, अगर लोगों की जानें बचती हैं तो हम भी उनकी वाह करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सही फैसला ले लिया, लेकिन ताख़ीर से लिया। मैं ये समझता हूँ कि जो WHO कह रहा है, जो हमारे मुल्क के डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हमें उनकी बात को सुनना चाहिए, ना कि हम सरमाएदारों की बातों को सुने, फैक्ट्री ओनर्स की बातों की सुने, ट्रेडर्स की बातों को सुने, जिनको शायद कोरोना के मतलब ज़्यादा पता नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सईद गनी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। सईद गनी साहब सूबाई वजीर सिंध के। अब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर कल वाला जो डिसीजन था काजी फ़ाइज़ ईसा केस में, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आया था, उसके मंदरजात के 24 घंटे के बाद अब वो क्या लोग उसको ठंडे दिमाग से पढ़ के किस नतीजे पर पहुँचे हैं, गुफ्तगू करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल सीनियर वकील इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आफ्टर अ क्विक ब्रेक। स्टे विद अस।
मंदरजात के 24 घंटे के बाद अब वो क्या लोग उसको ठंडे दिमाग से पढ़ के किस नतीजे पे पहुंचे हैं, गुफ्तगू करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल सीनियर वकील इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आफ्टर अ क्विक ब्रेक, स्टे विद अस।